स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आज डिस्क्राइब करेंगे हम सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्क्राइब करा था थोड़ा सा कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। कौन? आपका ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? वोल्टेज को स्टेप अप करना या फिर स्टेप डाउन करना। ये हमने बताया था क्या? ट्रांसफॉर्मर का काम बताया था भाई, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मर का काम बताया था। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, बताइए भाई। अभी तक आपने हमारे इसके पहले जो भी पार्ट हमारे अपलोड हुए हैं उनको अगर नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए, क्योंकि हम थ्योरी आपको एक लेवल की थ्योरी दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको नोट्स बनवा रहे हैं, प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो इसलिए आपको नोट्स दे रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे बैकएंड के जो पार्ट है वो नहीं देखे तो जरूर से जाके देखिए, क्योंकि हमने एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट को, ठीक है ना, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट का एक चैप्टर स्टार्ट किया है, ठीक है ना, और उसको हमने डीप डाउन डिस्कस करा है। तो उसमें हम पार्ट वाइज क्लासेस कर रहे हैं, तो आगे का जो पार्ट है ये आज होने वाला है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे तो जरूर से जाके देखिए, तभी आगे चीजें आपको समझ में आएगी। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि आप अगर पहली क्लास इस पे आके देख रहे हैं तो फिर उतना समझ में नहीं आएगा जितना आप शुरू से करते हो चीजों को, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, इन पे हम बात करेंगे। इंडक्टर का ये कॉन्सेप्ट है, इंडक्टर में ये सारी चीजें होती है जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ सेल्फ का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब क्या होता है? मैं कह दूं स्वयं, स्वयं या फिर खुद, यही तो होता है भाई सेल्फ का मतलब। माई सेल्फ, ये बोलते हो ना, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या बोलते हो? माई सेल्फ ये खान, माई सेल्फ वो, जो भी आप बोल रहे हो वोट। तो सेल्फ का मतलब होता है खुद। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडक्टेंस के बारे में, ठीक है ना। तो इंडक्टर का बेसिक काम होता है मैग्नेटिक फील्ड बनाना, एनर्जी स्टोर करना, ठीक है ना। ये इंडक्टर का बेसिक काम है जो हम पढ़ के भी आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाना एंड एनर्जी को स्टोर करना, ठीक है ना। वो एनर्जी को स्टोर करेगा। अगर एनर्जी स्टोर की बात कर रहा है तो किस फॉर्म में कर रहा है वो? मैग्नेटिक फॉर्म में कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। तो ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड बनाना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया? मान लो ये कोई कॉइल है, ठीक है ना, कॉइल है, तो ये क्या करेगा? मान लो इस पे हम वोल्टेज दे रहे हैं, हमने क्या किया भाई? वोल्टेज दिया, तो ये अपने चारों तरफ क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। कई बार आप देखते हो ना कि ओवरहेड लाइन है, अगर वो हाई वोल्टेज की है तो उनमें एक हमिंग करके आवाज आती है, एक आवाज आती है, चरचराहट की आवाज आती है। वो किस कारण आ रही है? वो इस मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है भाई, ठीक है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में आप इंटर हो गए तो उसके चपेट में आ जाओगे, फिर आपको वो पकड़ लेगा और इस तरीके से आपको मोक्ष मिल सकता है। पर आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना, ऐसे कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके आसपास नहीं जाना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको मोक्ष नहीं लेना है इतना जल्दी। अभी आपको बहुत सारी चीजें देखनी है, बहुत सारी चीजें जीनी है, बहुत कुछ करना है, ठीक है। चलिए, तो करंट के चेंज को अपोज करता है, एनर्जी को स्टोर करना एंड करंट के चेंज को अपोज करना, ये भी आपका क्या है? इंडक्टर का काम है। इंडक्टर की वर्किंग का बेस, इंडक्टर की वर्किंग का बेस कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो आपको पूछा जाता है कि इंडक्टर किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है ना। ये वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। इंडक्टर का काम हमने बता रखा है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करना, करंट के चेंज को अपोज करना, प्रिंसिपल क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू इंडक्टर का, हमने एक बार फिर से डिस्कस कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी कंडक्टर या कोयल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं? इस कॉइल में अगर हम वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो इसमें क्या है? एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। फेराडे का लॉ हमने लिखवा रखा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी, ठीक है ना, डी फाई बटे डी टी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ए का बराबर, ए का क्या है? ई क्या है यहाँ पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ई क्या है भाई? इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है ना। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी उसमें कितने लपेटे हैं। अगर कोई क्वाइल है, मान लो इस तरीके से कोई क्वाइल है,
तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने भाई 7, एन का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जितने लपेटे घेरे जितने टर्न्स होंगे वही क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये फाई है वो क्या हो जाएगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा भाई, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव साइन, वेरी मच इंपोर्टेंट, अगर यहाँ पे नेगेटिव माइनस का एन दिखा रखा है आपको, तो ये नेगेटिव साइन क्या कहता है, ये नेगेटिव साइन क्या है, लेंस लो है, लेंस लो, जो किसको दिखाता है, अपोजिशन को दिखाता है, जो अपोज करता है ना, इंडक्टर अपोज करता है करंट के मान को, या इनपुट में जो आप चेंज कर रहे हो उसको अपोज करता है, तो उसको कौन दिखाएगा, नेगेटिव साइन दिखाएगा। इस फॉर्मूले में जो ई बराबर माइनस एन डी फाई बटे डी टी है, तो ये माइनस का क्या दिखा रहा है, अपोज दिखा रहा है, या फिर अपोजिशन को बता रहा है, ठीक है ना, अपोजिशन या फिर अपोज को दिखा रहा है। इतनी सी चीज आपको मैं कहना चाह रहा हूं। अब हम शुरू करेंगे भाई, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको फिर से, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, स्व प्रेरण, क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं, ठीक है। चलो, जब कोयल में करंट चेंज होता है तो उसी कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होती है, इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। आजा नहीं समझ में आई बात, चलो कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल है, ये कह रहा है कि जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो आपने इसको एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ा, इसको वोल्टेज दिया, तो इसके चारों तरफ क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। सर समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ जनरेट होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तब आप इसके इनपुट वोल्टेज को या करंट को आप चेंज कर रहे हो, तो फिर क्या होगा, इसी कॉइल में क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, इसी कॉइल में क्या हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। इसको चेंज कर रहे हो ना आप, इसको चेंज कर रहे हो, इसको चेंज कर रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ, अगर मैं बोलूं तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ये ईएमएफ जो है जनरेट हुआ है, ये इसका अपोज करेगा, क्या करेगा भाई, अपोज करेगा। ये क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। और सेल्फ का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सिंगल कॉइल ही होगी, क्या हो जाएगा भाई, सिंगल कॉइल ही होगी, सिंगल एक एक कॉइल है, उसी में सब कुछ हो रहा है, उसी में तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसी में तो अपोज हो रहा है, सारी चीजें एक में ही हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, वो स्व प्रेरण वो कहलाता है। जब कोयल में करंट चेंज होता है, जब कोयल में करंट चेंज होगा तो कोयल में इंड्यूस्ड उत्पन्न ईएमएफ जनरेट होती है, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होती है, इसे क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। कोयल खुद अपने अंदर वोल्टेज इंड्यूस करती है, कोयल, ये जो कोयल है वो अपने अंदर क्या है, ईएमएफ जनरेट, और ईएमएफ को क्या कहते हैं भाई, वोल्टेज। ईएमएफ क्या हो गया आपका, वोल्टेज हो गया। ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, ये आप सबको पता है, ये आप सबको पता है, ठीक है ना। अगर हमारी क्लासेस को कंटिन्यूस आप फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से पता है कि ईएमएफ का यूनिट क्या होता है और ईएमएफ होता क्या है, ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, ईएमएफ का यूनिट क्या है, ये भी आपको पता है, ठीक है। देखो कारण क्या है, इस ऐसा होने का कारण क्या है, करंट चेंज होता है, करंट जब चेंज हुआ, मैंने बताया था आपको, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अरे सपोज करो यहाँ पे कोई चीज कम है, यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, यहाँ पे कम बनेगा, अगर ये चीज ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा बनेगा। तो करंट के चेंज से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी भाई, वो भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे मान लो कम वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी कम बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, है ना। अगर वोल्टेज ज्यादा करूंगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, वो ज्यादा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जितना कम और ज्यादा होगा उसी पे डिपेंड होगा आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है। तो ये सारी चीज है कि करंट चेंज से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो भाई, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई बराबर माइनस एल डी आई बटे डी टी, ठीक है। एल यहाँ पे क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है, डी आई बटे डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, यानी कितना आप बदलाव कर रहे हो किसमें, करंट में, डी आई बटे डी टी उसको दिखा रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस है वो किस पर निर्भर करता है, स्व प्रेरण किस पे निर्भर करता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एल समानुपाती एन स्क्वायर म्यू ए बटे आई, ठीक है। एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न्स हो जाएगा, अभी आपको बताया था नंबर ऑफ टर्न्स, कितने लपेटे कितने घेरे हैं, वो क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा। म्यू क्या है आपके, परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी है, ठीक है ना, कितनी स्ट्रेंथ में वो क्या बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है।
ठीक है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ए मतलब एरिया, ठीक है। और एल क्या है यहाँ पे, एल क्या है आप ये सॉरी ये एल है ना, आई नहीं है, ये क्या हो जाएगा एल, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करना, ये लो, तो ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। तो जो एल क्या है लेंथ ऑफ कोयल है भाई, ठीक है। एग्जांपल की अगर बात करें तो ये कहाँ यूज होता है, चोक कोयल में, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, रिले, की पॉइंट वेरी मच इंपोर्टेंट, ये जो है सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ होता है, चोक कोयल में होता है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में होता है, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में होता है, ठीक है ना, रिले कॉइल में होता है। अब इसका की पॉइंट्स देखो क्या है, वेरी मच इंपोर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा करंट चेंज को अपोज करता है, ठीक है ना, हमेशा क्या करेगा भाई करंट चेंज को अपोज करेगा। सेल्फ इंडक्टेंस का कोई पूछे तो क्या होता है, सिंगल वाइंड सिंगल सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है, सिंगल कॉइल होती है, सिंगल कॉइल होती है, एक लाइन में खत्म कर, सेल्फ इंडक्टेंस में सिंगल कॉइल होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कुछ होना है, अपोज होना है, चेंज होना है, इंड्यूस्ड होना है, सारी चीज होगी वो सिंगल कॉइल में ही होगी, वो क्या हो जाएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। सेल्फ का मतलब वो खुद हो जाएगा, खुद हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। चलिए अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में परस्पर प्रेरण बोलते हैं, या फिर एक नाम और लिख लो, क्या बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण, परस्पर प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, एक मिनट, प्रेरण, ये लो, ठीक है। जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड पास वाली दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड करती है, तो इसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। बाहर भी जाइए डेफिनेशन, मैं आपको इजी वे में बताता हूं। मान लो आपके पास एक कॉइल है, अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस में तो सिर्फ एक ही कॉइल यूज होती थी, यहाँ पे दो कॉइल यूज हो रही है, ठीक है ना, ये आ गई आपकी कोर, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें क्या दे रहा हूं, वोल्टेज दे रहा हूं, तो इसमें क्या हुआ सर, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस कोर के थ्रू पास में रखी दूसरी कॉइल में ट्रांसफर हो गया, किसके थ्रू, कोर के थ्रू, ये क्या भाई कोर है, तो कोर क्या काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड को पाथ प्रोवाइड करती है दूसरी जगह जाने के लिए। दूसरी जगह कहां जाएगा, ये दूसरी जगह अगर पास वाली कोइल है, पास में कोइल रखी हुई है, तो वहां जाने के लिए क्या करता है, मैग्नेटिक पाथ उपलब्ध करवाता है, कौन, कोर, ठीक है। वोल्टेज दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, कोर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड है, इसको काट रहा है, ये यहाँ पे क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना, या इसको काट रहा है, तो इसको काटने के कारण इसमें क्या हो गया भाई, ईएमएफ जनरेट हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, या फिर जनरेट हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। तो यानी कि अब अगर मैं यहां वोल्टेज चेक कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, वोल्टेज मिल रहा है, मैंने इसमें वोल्टेज दिया और इसमें कैसे मिला ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो इस जो चीज को, ये जो प्रोसेस हुई है, इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं भाई, इस प्रोसेस को कह देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कोई आपसे पूछे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है, परस्पर प्रेरण होता क्या है, अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, तो कह देना ये वाली प्रोसेस होती है, क्या होती है, ये वाली प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस कैसे होती है, एक बार फिर से रिपीट करूं, एक कॉइल में मैं वोल्टेज दे रहा हूं, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड कोर के थ्रू सेकंड वाली में ट्रांसफर हो रहा है, उसको काट रहा है, उसको काटने के कारण सेकंड कॉइल में भी क्या है, ईएमएफ या फिर वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, और यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रहा है। इस चीज को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यही चीज यहाँ पे लिखी है, जब एक कॉइल में करंट चेंज होता है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड पास वाली दूसरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड करती है, तो इसे क्या कह देते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कहां लगता है, कहां काम करता है, आपका ट्रांसफॉर्मर में, या फिर यूं कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जिस सिद्धांत पे, जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, क्योंकि वहां पे एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ठीक है। चलो फॉर्मूला है E2 बराबर, ठीक है ना, E2 हमने इसलिए लिखा है ताकि वो इवन है जो सेल्फ इंडक्टेंस का है, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, -M, ठीक है, di1/dt, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, M बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस है, M है तो M स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस, di1/dt का करंट चेंज इन प्राइमरी कोयल,
di1/dt का मतलब क्या हो जाएगा आपका, करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल, यानी इसमें कितनी करंट चेंज कर रहे हो उसके कारण क्या है, वोल्टेज जनरेट हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे निर्भर करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर करेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन कोयल, यानी कि कोयल की कितनी दूरी है उस पर भी निर्भर करेगा। भाई सपोज करो इनको मैं बहुत ज्यादा दूर कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड पास वाली को नहीं काट पाएगा, तो फिर जो पास वाली कॉइल होगी उसमें उतना वोल्टेज जनरेट नहीं होगा जितना हम चाह रहे हैं, तो हमें बहुत नजदीक रखना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, इसमें भी आसानी से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है वो बन पाएगा, वोल्टेज जनरेट हो पाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। सपोज करो ना अगर मैं इसको एक कोने पे यहां रखूं और इसको दूसरे कोने पे यहां रखूं, तब कितना कम बनेगा, कम बनेगा, ठीक है ना। तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कोयल, इन कोयल की दूरी के पे भी निर्भर करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इस पे भी निर्भर करता है। सपोज करो देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक कॉइल है जिसमें 3 टर्न्स है, 3 टर्न्स है, तो यहां पे कम बनेगा, और अगर ज्यादा टर्न्स होंगे मान लो ज्यादा टर्न्स होंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्या बनेगा, ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ज्यादा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है, वोल्टेज हमें इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो यहाँ पे कम बन रहा है क्योंकि टर्न्स कम है, यहाँ पे ज्यादा बन रहा है क्योंकि टर्न्स ज्यादा है। तो डिपेंड्स करता है किस पे, दूरी पर भी करता है कि ये कितना दूर है कितना पास है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी कि कोयल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इस पे भी निर्भर करता है। अगला है कोर का मटेरियल, तो कोर के मटेरियल, ये जो कोर का मटेरियल है इस पे भी डिपेंड करता है। ये कोर का मटेरियल अगर आप रबर का लगा रहे हो, प्लास्टिक का लगा रहे हो, तो उतना ज्यादा इफेक्टिवली वो पास नहीं कर पाएगा, यूं कह लीजिए ना के बराबर वो पास करेगा। तो कोर के मटेरियल का भी वेरी मच इंपोर्टेंट, इस पे भी निर्भर करता है। फिर है कपलिंग एफिशिएंट के, जिसको बोलते हैं, सॉरी कपलिंग कोएफिशिएंट के, फिर भी ये डिपेंड करता है भाई, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन की बात करें, अनुप्रयोग की बात करें, अनुप्रयोग कहाँ होता है इसका, अनुप्रयोग कहाँ होता है, अरे भाई कहाँ होता है ये, कहाँ इसका ज्यादातर यूज किया जाता है, किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ट्रांसफॉर्मर में, इंडक्शन मोटर में, वायरलेस चार्जिंग और कपल्ड सर्किट में, इन सब में क्या होता है, इसका अनुप्रयोग या फिर उपयोग किया जाता है, किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो ये था हमारा सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप आपको समझ में आई है चीजें, और मैं यही कहूंगा अगर नहीं भी समझ में आई है तो क्या कर लोगे आप बताओ, है क्या कर लोगे, क्या करना है आपको मैं बता दूं, आपको करना है कि आप थोड़ा सा डबल टेप करो इस साइड पे और थोड़ा सा बेग चले जाओ वापस, बेग जाओगे तो क्या हो जाएगा, फिर से आपको समझने का मौका मिलेगा। तो वही है कि आप एक बार फिर से समझ सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो, बाकी मैंने आपको एकदम आसान भाषा में और एकदम लोकलाइज कर दिया है कि इतना हम इस लेवल पे जाके आपको चीजें समझाइए, ठीक है। चलिए अब एक बार ये और पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। विशेषता क्या होगी किसके, सेल्फ इंडक्टेंस की और म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो विशेषता है कोयल इन्वोल्व, कितनी कोयल होती है, वो इन्वोल्व होती है। सेल्फ इंडक्टेंस में सिर्फ एक कॉइल होती है, ये हमने बताया था, एक ही कॉइल होगी, उसी में क्या होगा आपका सारा सब कुछ चेंज है वो होगा। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में 2 कॉइल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो इसमें कितनी होती है, 2 कॉइल होती है, ठीक है ना। इससे भी आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी, जब हम ये टेबल पढ़ेंगे तो फिर आपको सेल्फ एंड म्यूचुअल में थोड़ी क्या और ज्यादा क्या आ जाएगी भाई, क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला है इंड्यूस्ड ईएमएफ ओकर्स इन, किसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, वो सेम कोयल, उसी कोयल के कारण होती है, और यहाँ पे क्या है, नियर बाई कोयल के कारण होती है। अरे भाई हमने बताया था कि सेल्फ इंडक्टेंस में जो होगा वो एक सिंगल कोयल से होगा, तो उसमें कोयल एक ही रहती है, ईएमएफ भी उसी के कारण होता है जनरेट। पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसमें किस कोयल के कारण होगा, जो दूसरी वाली पास में रखी हुई कोयल थी ना, एक तो प्राइमरी होगी मान लो, सेकेंडरी थी जो दूसरी पास में रखी हुई थी, उसके कारण क्या होता है भाई, ईएमएफ जनरेट होता है। डिपेंड्स ऑन, किस पे निर्भर करती है, कौन, सेल्फ इंडक्टेंस, ये एल पे निर्भर करता है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, एम पे। हमने दिखाया अभी था, एल से किसको लिख रहे हैं आपका सेल्फ इंडक्टेंस को, और एम से किसको लिख रहे हैं आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस को, ठीक है ना। एग्जांपल की बात करें तो चोक और कोयल है, और इसमें ट्रांसफॉर्मर है, सेल्फ इंडक्टेंस लगता है वो चोक या फिर कॉइल में लगता है, सिंगल आप चोक या कॉइल इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, चोक या फिर कॉइल हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, ये सिंगल आपका कॉइल या फिर चोक है, और इसमें क्या है भाई, ट्रांसफॉर्मर में इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 कॉइल हो जाएगी। साफ साफ मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक जगह 2 कॉइल होगी, एक जगह सिंगल कॉइल होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने आपको साथ डिस्कस कर दी है, ठीक है। चलो
तो अभी तक हमने जाना है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, और थोड़ा सा और भी उसका भी दिया है कि इंडक्टर कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर से बताओ कि इंडक्टर जो है या इंडक्टेंस है वो किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पे काम करता है, इंडक्टर किस सिद्धांत पे काम करता है, बता दो भाई, बता दो है, कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आप कमेंट करते हो, हम आपको जो चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब आपका जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। और जिन लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप चीजों को भूलोगे नहीं, ठीक है ना, इस लेवल से आपको चीजें दे रहे हैं भाई, ठीक है। चलो अगला है बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एट लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि बिहेव कैसे करता है, किस पे, हाई और लो फ्रीक्वेंसी पे, कौन, इंडक्टर। जैसे आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे बिहेव करने का मतलब कि आप गुस्से में होते हो तब कैसे बिहेव कर रहे हो, या खुश होते हो तो कैसे बिहेव कर रहे हो, और कैसे बिहेव करने का मतलब कि लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, ठीक है ना। तो यहीं पे ये बात हो रही है कि बिहेवियर ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर कैसे व्यवहार करता है, बिहेव करता है, इंडक्टर की बात हो रही है किस पे, लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी। अगर इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो कैसे वो काम करेगा, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो वो कैसे काम करेगा, ये बात हम जानने वाले हैं, ठीक है। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, ये हमने जान भी लिया था इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, यानी एसी सर्किट में, एसी सर्किट में, ठीक है ना, एसी सर्किट में इंडक्टर के कारण, इंडक्टर के कारण बाधा उत्पन्न होना, बाधा उत्पन्न होना, वो क्या कहलाता है आपका, एक्सएल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इंडक्टर एसी करंट को अपोज करता है रिएक्टेंस से, कैसे एसी करंट को अपोज करता है, वो रिएक्टेंस से करता है, कौन, इंडक्टर, ठीक है। तो देखो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल, ठीक है ना, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल, ये फॉर्मूला है किसका, इंडक्टिव रिएक्टेंस का, ठीक है ना। तो एक्सएल यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस है जो ओम में होता है, ठीक है ना। अरे ये भी एक बाधा है, तो जो एक्सएल का यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ओम ही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी का है तो उसका भी क्या हो जाएगा भाई, ओम ही हो जाएगा, उसका भी क्या हो जाएगा, ओम ही हो जाएगा, इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो हर्ट्ज में होती है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज में होता है। एल क्या है आपका, इंडक्टेंस है जो क्या होता है, हेनरी में होता है, जो क्या होता है आपका, हेनरी में होता है। सारी चीजों की यूनिट भी लिख रखी है। इंपोर्टेंट रिलेशन देखो, महत्वपूर्ण संबंध क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो एक्सल भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो एक्सल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फॉर्मूले में देखो ना यार, एक्सल बराबर 2 पाई एफ एल, ठीक है ना, एक्सल बराबर 2 पाई एफ एल। मान लो इस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, यहाँ पे मान लो 50 है फ्रीक्वेंसी, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो मान लो कोई चीज कितनी भी आ रही होगी। अब इसको मान लो एफ को मैं और ज्यादा बढ़ा दूं, 100 कर दूं, 200 कर दूं फॉर एग्जांपल, तो एक्सेल भी तो बढ़ेगा ना भाई, एक्सेल भी तो बढ़ेगा ना, एक्सेल भी तो बढ़ेगा ना। मैं ये चीज आपको कहना चाह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सेल भी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो एक्सेल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो एक्सेल भी घट जाएगा। अब देखो बिहेवियर एट लो फ्रीक्वेंसी, हेडिंग डाल लो और लिख लो कि इंडक्टर आपका कैसे बिहेव करता है लो फ्रीक्वेंसी पे, बिहेवियर एट लो फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या कह रहा है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, यहां लिख रहा हूं, देखो ये तो लिख लिया होगा आपने, चलो। तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो क्या हो जाएगा, मान लो बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी का मतलब जीरो है, मान लो फॉर एग्जांपल बहुत कम है इसका मतलब जीरो है, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल, ठीक है ना। मान रखोगे तो एक्सएल बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू जीरो इंटू एल। तो ये क्या बन जाएगा, किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करा रहे हो तो क्या हो जाएगा, वो संख्या जीरो ही हो जाएगी, तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं कि जिन लोगों का माइंड जीरो है, या जिन लोगों का बिहेवियर जीरो है, या जिन लोगों की औकात जीरो है, उन लोगों के साथ मत बैठा करो, उन लोगों के साथ मत रहा करो। क्यों, क्योंकि वो आपको भी जीरो कर देंगे, क्योंकि जीरो एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है तो जीरो होती है भाई, ठीक है ना। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो क्या हो जाएगा, एक्सेल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सेल क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो देन एक्सेल 2 पाई एफ एल लगभग क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। सो इंडक्टर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट,
कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर एक्सल आपका 0 हो जाएगा तो कैसे बिहेव करेगा भाई, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। कौन, इंडक्टर, ठीक है ना। सर्किट इन डीसी केस एफ बराबर 0, तो यही क्या होता है भाई, डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, डीसी में फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज होती है, डीसी में जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज होती है। तो ये किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। चलो, इंडक्टर ऑफर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस कोमा डीसी इजीली पासेज, यानी जो इंडक्टर है वो बहुत कम क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है और डीसी को इजीली वो क्या कर देता है, पास कर देता है। एप्लीकेशन देखो, चौक कोयल अलाउ डीसी, चौक और कोयल वो डीसी को अलाउ करते हैं पावर सप्लाईज में, ठीक है ना, उसमें भी आपका क्या है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। की पॉइंट देख लो, वेरी मच इंपोर्टेंट, लो फ्रीक्वेंसी है तो इंडक्टर एक्ट्स आर एज वायर। अगर फ्रीक्वेंसी लो है, लो का मतलब क्या हो गया कि लगभग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जैसे हमने बता रखा है। तो किस तरीके से काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो एज ए वायर की तरह, एज ए तार जिसको बोलते हैं ना, तार, तार वायर, वो नहीं कि मैं तार तार हो गया, वो वाला तार नहीं है, वायर या फिर तार, उसकी तरह काम करेगा। किस पे, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना, बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे। अगली हेडिंग लगा लो, लिख लो, बिहेवियर एट हाई फ्रीक्वेंसी, यानी व्यवहार किस तरीके से कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे। अगर मान लो बहुत ज्यादा हाई है फ्रीक्वेंसी, तब क्या होगा। तो हमने पढ़ा भी था कि अगर एक्सल में इंडक्टिव रिएक्टेंस में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, एफ का मान बढ़ा रहे हो, तो सॉरी, तो क्या हो जाएगा, एक्सल भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक्सल में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो एक्सल का मान भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देन एक्सल बराबर 2πfl बढ़ जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी, एफ बहुत ज्यादा होगा, तो एक्सल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सो इंडक्टर बिहेव लाइक्स ओपन सर्किट। सपोज करो एक्सल बराबर 2πfl होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता है। मैं ये कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सर आप कह रहे हो कि एक्सल भी बढ़ेगा, ये चीज हमने यहाँ बताई है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को मान लो बढ़ाऊं तो मैं लगभग इन्फिनिटी कर दूं, मान लो, ठीक है। तो एक्सल बराबर क्या हो जाएगा, 2π इंटू इन्फिनिटी इंटू एल। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जो भी वैल्यू है उनको मैं इन्फिनिटी से गुणा कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, एक्सल भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा ना भाई। तो एक्सल भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जो एक्सल है वो होता क्या है, वो एक प्रकार की बाधा होती है। तो बाधा अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो आपका सर्किट एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कैसा होता है, खुला हुआ सर्किट होता है, जिसमें कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा होता है, तो वो क्या है आपका ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे कैसे काम कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे कैसे काम कर रहा है, कौन, इंडक्टर। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, तो बढ़े भाई आगे, बढ़े आगे। चलो, तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक करता है, क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक करता है, कौन, इंडक्टर। इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी एसी को ब्लॉक करता है, इंडक्टर। एप्लीकेशन क्या है, नॉइज फिल्टरिंग में, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में, ईएमआई सप्रेशन में। की पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर ब्लॉक करंट, हाई फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर क्या करता है, करंट को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ओपन सर्किट की तरह बिहेव या फिर व्यवहार करता है, ठीक है। चलो बताओ, क्या कह रहा है, सप्लाई का टाइप है, फ्रीक्वेंसी है, और इंडक्टर बिहेव कर रहा है। सप्लाई टाइप, दो प्रकार की सप्लाई होती है आपकी, एसी होती है और डीसी होती है। एसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जो समय के साथ अपना चाल और दिशा मान वो सब बदलती रहती है। आपने सुना होगा कि वो अपनी दिशा बदलती है और अपना मैग्नीट्यूड मान भी बदलती है, कौन, एसी। और डीसी है, ये कहती है कि वैसा मैं तो एक ही डायरेक्शन में चलूंगी और जितना आप कह दोगे मैं उतना ही चलूंगी, ठीक है ना। तो ये समय के साथ निरंतर रहती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में होती है, वो कितनी होती है भाई, 50 हर्ट्ज होती है। अगर इंडिया की बात करें तो, और यूएसए की बात करें तो वो 60 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। और इसकी बात करें तो एससी की वो होती है आपकी 0 हर्ट्ज, 0 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलती है, फ्लक्चुएशन नहीं होता, प्लस माइनस नहीं होती, ठीक है ना, दिशा चेंज नहीं कर रही है कहने का मतलब। तो 0 हर्ट्ज होती है किसकी, डीसी की, और इसकी 50 हर्ट्ज होती है।
तो देखो सप्लाई टाइप है आपका डीसी, तो डीसी में फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है, फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा कौन, इंडक्टर। ये टेबल में हमने डिस्क्राइब कर दिया, उससे पहले हमने समझाई ये चीजें, उसी को आपके टेबल के फॉर्म में और रख दिया ताकि आपका शॉर्ट नोट्स जो आप बनाओ, स्मार्ट नोट्स आप बनाओ, तो उस पर आप सजो के रखो और उन चीजों को रिवीजन आप करते रहो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको दिया है, पहले आपको बताइए कि कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद आपको रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो उसके लिए भी हमने बनवाया है। लो फ्रीक्वेंसी एसी, अगर एसी में लो फ्रीक्वेंसी है तो स्मॉल एफ, अगर छोटी फ्रीक्वेंसी है तो लो रिएक्टेंस, रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम बनेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं कि एफ कम है तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा, ठीक है ना। हाई फ्रीक्वेंसी एसी, अगर एसी में हाई फ्रीक्वेंसी है तो लार्ज एफ, इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी करी थी तो एक्सएल भी क्या हो गया था, इन्फिनिटी हो गया था, ये चीज बताई थी हमने। तो हाई रिएक्टेंस और ओपन सर्किट की तरह वो काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह वो काम करेगा, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है कि इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह काम कब करता है, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वो क्या करता है, एसी में ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। चलो इस तरीके से अब हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स प्लस क्यों फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, दो चीजों की और बात करेंगे आज की क्लास में, दो चीजों की, ठीक है। आज की क्लास में हम दो चीजें और पढ़ने वाले हैं, क्या क्या, इंडक्टर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, कंसेप्ट वाली चीज होगी, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। दूसरा क्वालिटी फैक्टर क्यों क्या होता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए, वाई कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स इज यूज, पहली बात तो हमें इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन करने की जरूरत ही क्या है, उसकी आवश्यकता है क्या है, यानी मैं क्यों कॉम्बिनेशन कर रहा हूं किसका, इंडक्टर्स का। कॉम्बिनेशन का मतलब मैं क्यों जोड़ रहा हूं, जोड़ क्यों रहा हूं, किसको, जोड़ क्यों रहा हूं किसको, इंडक्टर्स को, किसमें, सीरीज और पैरेलल में, सीरीज एंड पैरेलल में क्यों जोड़ रहा हूं, तो जोड़ने के जो कारण है वो हमने यहाँ पे लिखवा रखे हैं। इंडक्टर को सीरीज या पैरेलल में जोड़ने का मेन पर्पज होता है, मेन पर्पज होता है रिक्वायर्ड इंडक्टेंस वैल्यू प्राप्त करना, रिक्वायर्ड, मेरे को जितनी जरूरत है उस इंडक्टेंस की वैल्यू को मैं प्राप्त कर पाऊं, इसलिए मैं जोड़ता हूं किसमें, सीरीज या पैरेलल में। अब ये बात आगे करेंगे कि सीरीज में जोड़ने से क्या होता है, पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, या दोनों में जोड़ने से क्या होता है, ठीक है। अगला है फिल्टरिंग सर्किट डिजाइन करने के लिए, सीरीज और पैरेलल में मैं इसलिए भी जोड़ता हूं कि मेरे को क्या है, फिल्टर सर्किट में इसको डिजाइन करना है या यूज करना है। अगला है ट्यूनिंग सर्किट में एग्जैक्ट एल वैल्यू बनाना, जो ट्यूनिंग सर्किट होता है उसमें एल वैल्यू बनाने का मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू बनाने के लिए एग्जैक्ट ट्यूनिंग होती है ना, किसी भी सर्किट की ट्यून्ड करते हैं हम किसी सर्किट को किसी भी इंडक्टेंस वैल्यू के लिए या किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉपर इंडक्टेंस वैल्यू को डिजाइन करने के लिए या वहां तक कि वो बनाने के लिए भी हम क्या है, सीरीज और पैरेलल में इसको लगाते हैं। पावर सर्किट में भी क्या होता है भाई, पावर सर्किट यूपीएस और एसएमपीएस में एनर्जी स्टोर को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल में हम लगाते हैं या फिर कॉम्बिनेशन करते हैं भी, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन करते हैं किसका, इंडक्टर का, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से चीजों को समझते रहना। रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में कैसा होता है, रजिस्टर पैरेलल में कैसा होता है, वो हमने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको फिर से बता दूं, केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, ठीक है ना, ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस, ठीक है, और आपका वोल्टेज, करंट, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में है भाई, ठीक है ना, करीबन 3 घंटे का वीडियो है और वो इसी चैनल पे आपकी थ्योरी के क्लासेस में मिल जाएगा, ठीक है ना। पहला वीडियो यही है थ्योरी की, जब ने स्टार्ट किया था हमने तो पहला वीडियो वो ही डाला था, तो उसमें जाके आप चीजों को समझ सकते हो और समझ क्या सकते हो कि रेजिस्टेंस में या रजिस्टर में जो आपका सीरीज होता है, ठीक है, और आपका पैरेलल होता है वो कैसे होता है, वो हमने वहां पे बता रखा है। आज हम जानेंगे कि इंडक्टर का सीरीज और पैरेलल कैसे होता है, और इन फ्यूचर हम जानेंगे कि आपका कैपेसिटर का जो सीरीज पैरेलल है वो कैसे होता है, ठीक है ना। सारी चीजों की डीप डाउन डिस्कशन करेंगे, और क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे, क्योंकि आपने राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना, तो आपकी चीजें आपको A1 लेवल की देंगी, ठीक है। चलो केस फर्स्ट है वो क्या है, इंडक्टर एंड सीरीज नो म्यूचुअल कपलिंग, देखो एक में कपलिंग होती है, म्यूचुअल कपलिंग होती है, और एक में किसी भी प्रकार की कोई कपलिंग नहीं होगी, तो दोनों कंडीशन के लिए आपको जानना है भाई, ठीक है ना। तो इंडक्टर इन सीरीज, सीरीज, ठीक है ना, और यहाँ पे नो कपलिंग, नो म्यूचुअल कपलिंग, किसी भी प्रकार की कोई कपलिंग नहीं है, तब कैसे जोड़ते हैं, कपलिंग होगी तो कैसे जोड़ते हैं, सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना।
चलो, जब इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं और उनके बीच कपलिंग नहीं होती तो क्या हो जाता है भाई, L1 प्लस L2 प्लस ये प्लस L3 इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एल टी कर दूं यानी टोटल इंडक्टेंस, या फिर क्या लिख सकता हूं इसको, एल इक्विवेलेंट। ठीक है ना, एल इक्विवेलेंट। तो वो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 प्लस Ln तक। यानी जितने आपके नंबर ऑफ इंडक्टर्स होंगे उतने ही वो जुड़ जाएंगे किसमें, सीरीज में। ठीक है ना, रजिस्टर भी इस तरीके से जुड़ता है। और ज्यादा समझना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने तो उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये चीज होगी। एग्जांपल के लिए अगर L1 बराबर 2 मिली हेनरी है, L2 बराबर 3 मिली हेनरी है, L3 बराबर 5 मिली हेनरी है, तो L इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां लिखा है कि L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि कितने इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है। तो यहाँ पे कितने का दे रखा है अभी, L1 L2 और L3 तीन दे रखा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सबसे पहले एल इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3। तीन दे रखे थे, तीनों हमने कर लिए। ठीक है, अब रख दो, मान रख दो। एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, L1 का मान कितना है, 2 मिली हेनरी। ठीक है ना, प्लस L2 का मान कितना है, 3 मिली हेनरी। ठीक है ना, प्लस L3 का मान है 5 मिली हेनरी। तो इनको जोड़ोगे तो एल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, 2 3 5 और 5 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी। ये क्या आ जाएगा आपका, एल इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है ना, की पॉइंट क्या है देखो, वेरी मच इंपोर्टेंट, सीरीज में इंडक्टेंस हमेशा बढ़ती है ना, बढ़ती है। यानी पहले क्या हो जाएगा, 2 मिली हेनरी था, अब कितना हो गया, 10 मिली हेनरी हो गया। यानी कि 2 मिली हेनरी से कितना हो गया, 10 मिली हेनरी हो गया। तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ, है बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यही है कि सीरीज में आपका इंडक्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया है, समझ में आया है क्या, बताओ। समझ में आ रही है भाई, आ रही है तो चलें आगे। तो ये होता है आपका एक केस जिसमें क्या है, इंडक्टर सीरीज में है और क्या है, नो म्यूचुअल कपलिंग है, कोई किसी भी प्रकार की कोई म्यूचुअल कपलिंग नहीं है। ठीक है ना, दूसरा केस है सीरीज विथ कपलिंग। अब भाई सीरीज में तो है बट कपलिंग है। ठीक है ना, सीरीज में तो है बट क्या है, म्यूचुअल कपलिंग है। यदि कोयल मैग्नेटिकली कपल्ड हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम भी इफेक्ट करेगा। ये लाइन लिख लेना, यदि कोयल मैग्नेटिकली कपल्ड हो तो क्या है आपका, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम भी इफेक्ट करेगा। इसलिए हम केस 2 लेके आए हैं आपके लिए, सीरीज विथ म्यूचुअल कपलिंग। सीरीज विथ म्यूचुअल कपलिंग, उससे ऊपर हमने जो किया है वो क्या है, नो म्यूचुअल कपलिंग। सीरीज तो है बट उसमें किसी भी प्रकार की म्यूचुअल कपलिंग नहीं है। तो देखो इसमें अब दो चीज बनती है, एक होता है एडिंग कनेक्शन, एक होता है अपोजिंग कनेक्शन। क्योंकि ये दोनों काम करता है ना, जोड़ेगा भी और क्या है, अपोज भी करेगा। तो ये इफेक्ट करेगा कौन, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें दो, इस केस 2 में दो कंडीशन बनती है, आपका एडिंग कनेक्शन और अपोजिंग कनेक्शन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है देखो, एल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, L1 प्लस L2 प्लस 2m। क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m। ठीक है, अपोजिंग में क्या हो जाएगा, अगर अपोज कर रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगर अपोज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस का 2m। ठीक है ना, एडिंग है तो प्लस हो जाएगा और अपोज कर रहा है तो माइनस का 2m हो जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूले हैं, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब इसका जो मैं आपको एक एग्जांपल से करवा देता हूं। मान लो इसका कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो कैसे फ्रेम करेगा, वो इस तरीके से फ्रेम करेगा कि दो इंडक्टर है, मान लो दो इंडक्टर, एक 5 मिली हेनरी है। ठीक है ना, एंड मान लो 5 हेनरी मान लो। ठीक है ना, 5 हेनरी मान लो, 5 हेनरी है एंड दूसरा 3 हेनरी है। तो देखो दो इंडक्टर है, 5 हेनरी का और 3 हेनरी का, एंड जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपको दिया है, मान लो एक म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है भाई, 1 हेनरी है। इस तरीके का कोई क्वेश्चन बना कि दो इंडक्टर है, 5 हेनरी एंड 3 हेनरी, और उनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है, 1 हेनरी का है। तो अब आपको जोड़ना है, तो एडिंग कनेक्शन में क्या हो जाएगा और अपोजिंग कनेक्शन में क्या हो जाएगा। तो एडिंग में क्या हो जाएगा, देखो मैं आपको करवा देता हूं। L1 का मान कितना है, 5 हेनरी, प्लस L2 का मान कितना है, 3 हेनरी, प्लस 2m, m का क्या है 1 हेनरी, तो गुणा हो जाएगा m। तो क्या हो जाएगा फिर, 5 और 3 8, और 8 में अगर 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 10 हेनरी। ठीक है ना, अपोजिंग में देखते हैं, अपोजिंग में L1 प्लस, इसमें देख लेते हैं L1 का मतलब ये L1 है और ये L2 है, और ये 1h है, 1 हेनरी है, वो क्या है
ये क्या है भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है ना, ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्योंकि ये हमने बताया था ना कि पहले शर्त देगा, चीजें रखेगा वो तीनों, L1 और L2 दो इंडक्टर देगा और उनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी होगा, इस तरीके से, और इस तरीके से हमने किया है कौन सा, एडिंग कनेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं अपोजिंग की, अपोजिंग में कर रहे हैं तो 5 + 3, अब -2m होता है अपोजिंग में, तो -2 × 1, तो क्या हो जाएगा देखो, 5 + 3 8, और माइनस का 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हेनरी, ठीक है ना। तो एडिंग में क्या होता है और अपोजिंग में क्या होता है, इसका हमने एग्जांपल करवा दिया है। ये क्या है आपका सीरीज विद म्यूचुअल कपलिंग। अगर आपको सीरीज में जोड़ने को बोलेगा तो सबसे पहले आप ये देखना कि म्यूचुअल कपलिंग का तो नहीं पूछ रहा है, अगर म्यूचुअल कपलिंग का पूछेगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान वो देगा, ना सिर्फ इंडक्टर का देगा बल्कि उसके साथ क्या है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान भी देगा भाई, ठीक है ना, इस तरीके से करना, ठीक है। चलो अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। अब हम दूसरा बात कर रहे हैं समानांतर, किसकी बात कर रहे हैं भी, समानांतर की, पैरेलल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, समानांतर की बात कर रहे हैं। सीरीज में कैसे जुड़ता है हमने दोनों चीजें बता दी है। अगर क्या है सीरीज में सीधा पूछा है विदाउट किसी कपलिंग के तो हम जोड़ देंगे सीधा सीधा, और अगर कपलिंग का पूछा है तो दो केस बनते हैं, उसमें एडिंग के लिए +2m होता है और अपोजिंग के लिए -2m होता है। तो आपको क्वेश्चन उसी तरीके से फ्रेम करेगा जैसे मैंने आपको बता दिया, इसके बियॉन्ड आपको करेगा नहीं। मान लो अगर आपको क्वेश्चन में ये दे दिया है कि म्यूचुअल कपलिंग है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान देगा, और अगर नहीं है तो उसका मान नहीं देगा, तो फिर तो सीधे सीधे जोड़ना है। और अगर दे दिया तो ये दो चीजें याद रखनी है, L1 + L2 +2m होता है वो एडिंग के लिए, और अपोजिंग के लिए -2m होता है। फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल इंडक्टर है, न्यू म्यूचुअल कपलिंग, किसी भी प्रकार की कोई कपलिंग नहीं है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कोई कपलिंग नहीं है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका पैरेलल इंडक्टर और नो म्यूचुअल कपलिंग। तो इसमें देखो जब इंडक्टर्स पैरेलल में होते हैं, अब इंडक्टर पैरेलल में होते हैं, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होता है, देखो सीरीज में इंडक्टर कैसे होंगे, एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो इस तरीके से अगर इंडक्टर है तो वो क्या है भाई, सीरीज में है, सीरीज में है, ठीक है ना। अब अगर पैरेलल की बात करें तो ठीक है, तो इस तरीके से है वो किस में है, पैरेलल में है। तो इसका हमने कंप्लीट कर लिया है भाई, ये कंप्लीट कर लिया है, और इसमें क्या होता है उसकी भी हम बात करने वाले। तो सीरीज में हमेशा इंडक्टर बढ़ता है और पैरेलल में थोड़ा सा कम हो जाता है या घट जाता है। पैरेलल में इंडक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। ये अभी हम करने वाले हैं, ये हमने कर लिया है, ये भी हम करने वाले हैं, ठीक है ना। जब इंडक्टर्स पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, देखो एल 1/L इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Ln, जहां तक होगा वहां तक कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, किसमें, पैरेलल में, ठीक है ना। अब ये लिखा है कि फोर टू इंडक्टर्स। अब अगर दो इंडक्टर्स की बात करें, हमने तो क्या है अनंत Ln नंबर ऑफ इंडक्टर्स तक की बात कर ली, बट यहाँ शर्त हमने रखी है अब समझाने के लिए कि अगर मान लो दो इंडक्टर ही है किसमें, पैरेलल में, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, तो बताओ भाई क्या करोगे। अगर दो इंडक्टर है तो क्या करोगे, देखो अगर मान लो L1 6 मिली हेनरी है और L2 3 मिली हेनरी है, दो इंडक्टर है, तो देखो 1/L इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2, क्योंकि दो ही है ना भाई, तो ये फॉर्मूला ही लगाएंगे। अगर दो से ज्यादा होता तो प्लस 1/L3 और लगा देते, अगर चार होते तो प्लस 1/L4 और लगा देते, तो दो ही है, रख दो मान। इसमें मान रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/L1, तो L1 का मान कितना है 6, 1/6 प्लस L2 का मान मिली हेनरी है 3, तो क्या हो जाएगा 1/3 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो लिख दो इसको 1/L इक्विवेलेंट बराबर, दोनों का लस से कितना आया, एलसीएम कितना आया 6 आ गया, ठीक है ना। 6 का भाग 6 में एक बार गुणा कराओगे 1 से तो 1 प्लस 3 का 2 से तो क्या हो जाएगा 2, क्या बचेगा भाई 3/6, ठीक है ना। 1/L इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया 3/6, कट रहा है क्या, काट तो 1/2। 1/L इक्विवेलेंट बराबर कितना आया 1/2, तो L इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, उल्टा करोगे ना, 1/L इक्विवेलेंट बराबर 1/2 है तो उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2/1, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इंडक्टेंस घट जाता है, कैसे घटा, देखो कितना 2 आया, 2 का मतलब क्या है 2
मिली हेनरी, दो क्या है यहाँ पे मिली हेनरी, क्यों? क्योंकि मिली हेनरी में ही हमें दिया गया था शुरू में, ठीक है ना। तो दो क्या है भाई यहाँ पे मिली हेनरी है, ठीक है। तो पहले 6 था और 3 था, इन दोनों को अगर हमने किस में लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, जो ओवरऑल इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, घट के आ जाएगा। कितना घट गया, 2 मिली एम्पियर, सॉरी 2 मिली हेनरी बन गया, तो घट गया ना भाई, पहले 6 था और 3 था तो घट गया। अब सोचो इन दोनों को सीरीज में जोड़ो, है ना, सीरीज में जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा सीरीज में, 6 और 3 9 मिली हेनरी बन जाएगा। सीरीज में बढ़ता है और पैरेलल में घटता है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। सीरीज में तो कम होगा, सॉरी सीरीज में तो बढ़ेगा और पैरेलल में कम होगा, ठीक है। ये एग्जांपल था 2 इंडक्टर के लिए। अगर बहुत सारे इंडक्टर लेने हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया है, प्लस आप जितने करते जाओगे उसके आगे लगाते रहो, इस फॉर्मूले में मान रखो। और ऐसा कोई भी इंडक्टर की वैल्यू नहीं है जो आपकी औकात से बाहर चला जाए या आपके कॉन्सेप्ट से बाहर चला जाए, उसमें आप कोई भी वैल्यू डालो आपको आंसर मिलने लग जाएगा भाई, ठीक है ना। चलो अब अगला है केस 2। पैरेलल तो है बट म्यूचुअल कपलिंग के साथ है, यानी पैरेलल में तो जोड़ना है पर आपको म्यूचुअल कपलिंग के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। म्यूचुअल कपलिंग के साथ जोड़ना है, पैरेलल में तो है बट म्यूचुअल कपलिंग के साथ आपको क्या है, जोड़ना है। तो अगर एडिंग कर रहे हो, एडिंग है, एडिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका एल इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, L1 L2 माइनस एम स्क्वायर बट्टे बट्टे क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस 2m, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एडिंग का, ठीक है ना। अपोजिंग की बात करें तो अपोजिंग में है एल इक्विवेलेंट बराबर L1 L2 माइनस एम स्क्वायर बट्टे L1 प्लस L2 प्लस 2m, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अपोजिंग का, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसमें m क्या है, m बराबर क्या है, तो वो होगा आपका म्यूचुअल कपलिंग, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको दी जाएगी किसी भी क्वेश्चन में। तो देखो अगर यहाँ पे आपको पूछ बोला जाएगा कि पैरेलल में आपको जोड़ना है म्यूचुअल कपलिंग के साथ, तो एक हम एग्जांपल बना लेते हैं, मान लो ना, एक हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें हम अलग अलग बात कर लेंगे, ठीक है ना। देखो समझ में भी आएगा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास दो इंडक्टर क्या है, दो इंडक्टर है, दो इंडक्टर, एक है आपका L1 और एक है आपका L2। मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 8 हेनरी है और इसकी वैल्यू है वो 4 हेनरी है, ठीक है, 4 हेनरी है, ठीक है। और एम जो है म्यूचुअल कपलिंग या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस है, वो है आपका क्या है, मान लो 3 हेनरी, 3 हेनरी है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनेगा, इस तरीके से आपको डेटा दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अब आपको ये कह रहा है कि एडिंग में तो क्या होगा और अपोजिंग में क्या होगा। तो अगर एडिंग की बात करूं तो इसमें अगर मैं मान रखूं तो रखो मान L1 और L2, L1 का मान है 8, रख दो मान, एल इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं ना, देखो इसमें एडिंग में तो 8, L1 8 है, इंटू L2 का मान कितना है, 4 है, माइनस m का मान कितना 3 है, और 3 का क्या है भाई m स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टे L1 L2, तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, 8 और 4 12, तो 8 प्लस मैं लिख देता हूँ 8 प्लस 4, ठीक है, माइनस 2m, माइनस का m का मान कितना है 2m है, तो m का मान कितना है 3 है, m का मान कितना है 3 है, तो इंटू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो करो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 चौके 32 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है, बट्टे 8 और 4 12 होता है, और माइनस 3 और 2 कितना होता है 6 होता है। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 32 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 31 में से 10 घटा लो कितने बचेंगे 21 बचेंगे, बट्टे 12 में से 6 गए तो 6, तो ये क्या आ जाएगा 21/6, और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6×3 = 18, मतलब 3 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, फिर कितना बच गया 3 बच गया, और फिर जीरो लगाओ तो 5, 3.5 हेनरी, 3.5 हेनरी, ये क्या बन जाएगा आपका एल इक्विवेलेंट एडिंग में, ठीक है ना। और अगर आपको पूछे अपोजिंग में तो इसी फॉर्मूले में मान रख देना, L1 का मान कितना है 8 है, इंटू L2 का मान 4 है, माइनस m का मान 3 है तो 3 का होल स्क्वायर बट्टे L1 प्लस L2, तो 8 प्लस 4 प्लस 2m, मतलब क्या हो गया 2 गुणा 3 बराबर, देखते हैं 8 चौके 32 माइनस 9 बट्टे 12, और प्लस क्या हो जाएगा 6, इसमें ऐड हो रहा है इतना सा आपको ध्यान रखना, 21/12 और 6 18, 18 21/18, तो 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 पॉइंट
कुछ, यानी एक बार तो पूरा पूरा चला गया, फिर कितना बच गया 3, तो 1.1 कुछ आ जाएगा ना, 1.11 कुछ आएगा, 1.11 कुछ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका हेनरी, ठीक है ना। एडिंग में ये सॉरी अपोजिंग में ये है और एडिंग में ये है। इस तरीके का आप क्या है एमसीक्यूज बनेगा, तो आपको सारा डेटा दिया हुआ रहेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान भी आपको देगा, म्यूचुअल अगर कपलिंग पूछ रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान भी आपको भाई वो जरूर से देगा, ठीक है ना। चलो फीचर्स की बात करें, मैं आपको बता दूं, हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं इंडक्टर के, उनकी बात कर ली है, और इसके बाद हमारा एक और रह गया आज की क्लास का टॉपिक, वो होगा आपका क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना। चलिए अगला है फीचर, विशेषता है सीरीज इंडक्टर की और पैरेलल की। तो सबसे पहले हमने बताया था कि इंडक्टर एल इक्विवेलेंट होता है, वो बढ़ता है, यानी इसको अगर मैं बात करूं, देखो इंडक्टेंस है, ये लिख लो आप, है ना, इंडक्टेंस है वो बढ़ेगा किसमें, सीरीज में, ठीक है ना। इंडक्टेंस है वो घटेगा किसमें, पैरेलल में, ठीक है। फिर दूसरी बात करें तो फॉर्मूला, तो ये तो दो के लिए है भाई, है ना, दो इंडक्टर के लिए है ये फॉर्मूला, पर अगर हम बात करें फॉर्मूले की, फॉर्मूला और किसमें, सीरीज में और पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, एल इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln तक, यानी जहां तक होगा नंबर ऑफ इंडक्टर्स होंगे वहां तक हम जोड़ सकते हैं। पैरेलल की बात करें तो 1/L इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डॉट 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 डॉट, जहां तक होंगे वहां तक हम क्या कर देते हैं, जोड़ देंगे, 1/Ln तक जोड़ लेंगे। तो ये सीरीज के लिए हो गया और ये पैरेलल के हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है भाई, आपका दो इंडक्टर के लिए है, दो इंडक्टर के लिए है, ठीक है ना। करंट की बात करें तो करंट देखो सीरीज में क्या रहती है, करंट सीरीज में क्या रहती है, सीरीज में क्या रहेगी बताओ, सीरीज में क्या रहेगी, वोल्टेज तो क्या रहता है, बढ़ जाता है, और करंट क्या सेम रहती है। तो करंट क्या रहेगी भाई, सेम रहेगी, करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना, सेम रहेगी, सभी से क्या है सेम रहेगी। और इसमें क्या है पैरेलल में क्या रह जाएगी, डिफरेंट, क्या हो जाएगी भाई, डिफरेंट हो जाएगी या फिर अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज सीरीज में क्या होता है, अलग अलग होता है, डिवाइड हो जाता है। और करंट की बात सॉरी वोल्टेज पैरेलल में अगर देखें तो सेम होता है, सब में क्या होता है, सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होती है। और सीरीज में क्या है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है सीरीज में। एक बार दोबारा देखते हैं, सीरीज में इंडक्टर, सीरीज में इंडक्टर मतलब क्या है, अरे भाई देखो जब भी आपको बात याद आ रही है ना, सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, तो सीधा सीधा देखो मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, सीरीज और पैरेलल, ठीक है। ये दो नाम जब भी आए कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत बार होता है, माइंड से स्किप भी हो जाती है, पर आपको ध्यान रखना है, जब भी मैं आपको आज एक तोड़ दे रहा हूँ, पैरेलल का जब भी नाम आए तो आप सोचना कि पैरेलल जो कनेक्शन है वो मेरे घर पे होता है, मेरे घर पे जो लाइट का कनेक्शन है वो पैरेलल है, और इंडक्टर रेजिस्टेंस में भी सेम होती है। तो पैरेलल जब है मेरे घर में, तो मेरे घर में क्या है, वोल्टेज तो सेम है, तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम रहता है भाई, ठीक है। और करंट है वो क्या होती है, डिफरेंट या फिर अलग अलग होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स होता है, वो उल्टा होता है, वोल्टेज तो क्या है, डिफरेंट है, ये बढ़ जाता है, और करंट क्या होती है, सेम होती है। तो पैरेलल में करंट क्या होती है, अब देखो पैरेलल में इंडक्टर अगर पैरेलल है तो करंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगी भाई, ठीक है ना, सेम रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना, क्या रहेगी, करंट सेम रहेगी। और वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टेज अलग अलग रहेगा, वोल्टेज अलग अलग रहेगा, वोल्टेज अलग अलग रहेगा सीरीज में, ठीक है। पैरेलल की बात करें तो वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ पे सीरीज की बात करें तो वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, सीरीज में क्या रहता है भाई, सेम रहता है, ठीक है। और पैरेलल में वोल्टेज है वो क्या है आपका, अलग अलग रहता है, ये चीज मैंने लिखवा दी है, क्लियर आपको, इस तरीके से। चलो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक रहने वाला है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्यू फैक्टर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। क्यू फैक्टर बताता है कि इंडक्टर कितना अच्छा एनर्जी स्टोर करता है और कितनी कम कम एनर्जी लॉस करता है, यानी क्यू फैक्टर का मतलब क्वालिटी फैक्टर। और क्वालिटी फैक्टर ये बताता है, क्वालिटी फैक्टर ये बताता है कि आपका जो इंडक्टर है, मान लो कि आपका ये इंडक्टर है, ये इंडक्टर है, एक मिनट, ये आपका इंडक्टर है, इसका काम क्या है, एनर्जी स्टोर करना, ठीक है ना। ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है,
मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। ये कितनी करेगा, ये इंडक्टर कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा, कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा और कितना लॉसेस करे, कम करेगा, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्यू फैक्टर बोलते हैं, क्यू फैक्टर बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्यू फैक्टर अगर अच्छा है या ज्यादा है, अगर मैं कहूं आपको कि क्यू फैक्टर ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इंडक्टर इंडक्टर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, यही तो मतलब हुआ इसका। एंड कम लॉस, एंड क्या करेगा, कम लॉस करेगा। क्वालिटी फैक्टर अगर ज्यादा है, इसका मतलब इंडक्टर ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा और कम लॉस करेगा। अगर क्वालिटी फैक्टर कम है तो ये चीज रिवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो, और कितनी कम एनर्जी लॉस करता है ये क्वालिटी फैक्टर बताता है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ कोयल। क्यू बराबर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ कोयल। फॉर्मूला क्या होता है, देखो, क्यू बराबर एक्सएल बटे आर, एक्सएल बटे आर, ये इसका फॉर्मूला होता है क्यू का, क्वालिटी फैक्टर का, एक्सएल बटे आर, एक्सएल बटे आर। वेयर जहां पे क्या है, एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, आर क्या है, कोयल का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। एक्सएल आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और आर क्या है, कोयल का रेजिस्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल बराबर 2πfl, ये हमने डिस्कस कर लिया था। सो क्यू बराबर, इसलिए क्या होता है, देखो एक्सएल बराबर 2πfl होता है, ठीक है ना। देखो क्यू बराबर क्या अभी हमने पढ़ा था, एक्सएल बटे आर पढ़ा था, एक्सएल बटे आर पढ़ा था। अब हमने लिखा है कि एक्सएल का मान 2πfl होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएल की जगह 2πfl कर दो, बटे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग देखो, हाई क्यों, तो लो लॉस होगा और बेटर इंडक्टर होगा, ठीक है ना। और लो क्यों, हाई लॉस होगा और पुअर कोयल होगी। ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है कि क्यू फैक्टर अगर ज्यादा है तो क्या चीज होगी और क्यू फैक्टर कम है तो क्या चीज होगी, ठीक है। चलो, अब बात कर रहे हैं कि इंपोर्टेंस ऑफ क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर की जरूरत क्या है, इंपोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्यू फैक्टर है वो हमारे लिए इंपोर्टेंट है क्यों, उसकी जरूरत क्या है, क्या उसकी जरूरत है बताओ है। देखो, क्यू फैक्टर डिसाइड करता है, ठीक है ना। किसी भी चीज की इंपोर्टेंस आपके जीवन में कोई भी चीज डिसाइड करती है। मान लो किसी भी चीज की इंपोर्टेंस है आपको जीवन में, तो वो चीज आपके फ्यूचर को या फिर आपकी लाइफ को डिसाइड करती है, ठीक है। तो इंपोर्टेंस ऑफ क्यू फैक्टर, यानी क्यू फैक्टर डिसाइड करता है एफिशिएंसी ऑफ कॉइल, दक्षता किसकी, कॉइल की। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, यानी अगर रेजोनेंस पीक बहुत पतली और ऊंची है तो ज्यादा शार्पनेस होगी, ठीक है ना। रेजोनेंस, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, शार्पनेस रेजोनेंस, उसको भी क्या करता है, डिसाइड करता है कौन, आपका क्वालिटी क्यू फैक्टर। तो अगर रेजोनेंस पीक बहुत पतली और ऊंची है तो शार्पनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अगर रेजोनेंस की पीक है वो चौड़ी और कम ऊंची है तो शार्पनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परफॉर्मेंस इन आरएफ सर्किट, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है आपका, क्यू फैक्टर डिसाइड करता है परफॉर्मेंस किसमें, परफॉर्मेंस को डिसाइड करता है किसमें, रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स में, ठीक है ना। ये देखो इंपोर्टेंट, हाई क्यू रिक्वायर्ड इन रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स में, ऑसिलेटर्स में, कम्युनिकेशन रिसीवर्स में। ये पूछा जाता है कि हाई क्यू फैक्टर वाला इंडक्टर कहां पे आपको जरूरी होगा, तो वो होगा रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में, ऑसिलेटर्स में, कम्युनिकेशन रिसीवर्स में, ठीक है। फिर है कि लो क्यू फाउंड इन, अगर आप लो क्यू पाते हो तो वो कहां आएगा, पावर इंडक्टर्स में और चोक में, ड्यू टू थिकर वायर। इसमें आपका क्या है, जो इंडक्टर का क्यू फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है, वो लो होता है कहां पे, पावर इंडक्टर्स में और लो ड्यू टू थिकर वायर, इनमें क्या, चोक्स में, सॉरी चोक्स में, ड्यू टू थिकर वायर, क्योंकि वायर की जो मोटाई वो क्या है, थिक है, थिन नहीं है, थिक है, ठीक है ना। चलो, अगला है फैक्टर अफेक्टिंग क्यू फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर है जो क्यू फैक्टर को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यू फैक्टर डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, वही उसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एक्सल बढ़ता है और एक्सल बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस बढ़ने पर लॉसेस बढ़ती है और क्वालिटी फैक्टर क्या है, कम हो जाता है, क्वालिटी फैक्टर क्या भी कम हो जाता है। कोर लॉसेस, आयरन कोर में एडी करंट लॉसेस होती है, फेराइट कोर में लॉसेस कम होती है, ठीक है ना। कोर लॉसेस भी होता है, तो उसमें देखो आपका आयरन कोर में तो एडी करंट लॉस होता है और फेराइट कोर में लॉस कम होता है। स्किन इफेक्ट, हाई फ्रीक्वेंसी पे जो होने वाला इफेक्ट है वो स्किन इफेक्ट कहलाता है। हाई फ्रीक्वेंसी पर करंट सरफेस से फ्लो करता है, देन रेजिस्टेंस बढ़ती है और देन क्वालिटी फैक्टर घटता है। तो क्वालिटी फैक्टर को अफेक्ट करने वाले कारक क्या है, फ्रीक्वेंसी है, रेजिस्टेंस है, कोर लॉसेज है और स्किन इफेक्ट है। ये चारों भी आपके क्या है,
करते हुए, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ने वाले थे हम कैपेसिटर को, पर आई होप आई अंडरस्टैंड कि क्लास लंबी होती जा रही है और हम क्लास को लंबी नहीं करेंगे, पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तो उसी तरीके से हर चीज़ों को हम स्मूथली आपके साथ डिलीवर करेंगे। कन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो आपके माइंड में, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके माइंड में, तो उसको दूर करने के बिहाफ से हम क्या है पार्ट वाइज करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। कैपेसिटर की जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। कैपेसिटर को पढ़ेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, तो थोड़ा आप पढ़ के आना कैपेसिटर होता क्या है क्या नहीं होता, उसके बारे में थोड़ी आप जानकारी लेके आना, ताकि आपको भी थोड़ा और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसकी, कैपेसिटर की, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या होता है ना। पैसिव कंपोनेंट में आरएलसी में हमने कैपेसिटर पढ़ा तो था, ठीक है ना, बट हम थोड़ा सा और उसके डीप डाउन जाएंगे कैपेसिटर होता गया, जैसे हमने इंडक्टर में गए ना, इस तरीके से क्या जाएंगे कैपेसिटर में जाएंगे। और कैपेसिटर जो होने वाला है वो हमारी नेक्स्ट क्लास का ओवरव्यू होने वाला है, या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, नोट्स अपने बनाते रहिए। बेस्ट।